हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का आज 55वां पार्ट देखेंगे, जो आपके टीजीटी, पीजीटी, जेएससी प्रवक्ता परीक्षा सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के जैसे सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को पहले मिल सके। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का, इनमें से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है, पूछा है। तो संप्रभुता की विशेषता जो होती है कौन कौन सी होती है, तो थॉमस हॉब्स ने जो है संप्रभुता की विशेषता जो बताए हैं उसमें बताया था सर्वोच्च शक्तिशाली, ठीक है, सर्वोच्च शक्तिशाली, और बताया था असीमित, ठीक है, असीमित, अधेय, अधेय, अविभाज्य, ठीक है, अविभाज्य और निरंकुश, ठीक है। थॉमस हॉब्स ने संप्रभुता की ये विशेषताएं बताई थी। अब इसमें से देख सकते हैं आप लोग, अविभाज्यता भी है, निरपेक्षता भी है, व्यापक भी है, अस्थायी, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। संप्रभुता की विशेषता अस्थायी नहीं होता है, ठीक है। और थॉमस हॉब्स ने जो है राज्य सरकार व समाज के मध्य कोई विभाजन नहीं किया था, इसलिए जो है इसको अस्थायी की यहाँ पे नहीं बल्कि अस्थायी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विधि राष्ट्र की मौलिक विधि के रूप में माना जाता है, तो संवैधानिक विधि, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मौलिक अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 12 से लेकर के जो है 35 तक किया गया है। मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार में शामिल संपत्ति के अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो है इसको हटा करके जो है कानून का अधिकार बना दिया गया, ठीक है। संपत्ति का अधिकार भारत का अब एक कानूनी अधिकार बन गया है, जिसको जो है 300 के क में रखा गया है, ठीक है। तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पूछा है कौन सा विधि जो है राष्ट्र की मौलिक विधि के रूप में माना जाता है, तो वो है संवैधानिक विधि, ठीक है। और जो मौलिक अधिकार है वो कैसा अधिकार है, तो वो संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा किसने दी थी, तो ये दिया था जॉन सीले ने, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जनतंत्र क्या होता है, जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। ये कथन जो है आपका जॉन सीले का है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, ये जॉन सीले का है। और डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति अगर देखा जाए तो ये ग्रीक भाषा के जो है डेमोस शब्द से बना है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। जो जनतंत्र है यानी लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी जो है ये डेमोस शब्द से बना है, और डेमोस एवं क्रेसिया शब्द से हुई है, ठीक है। डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, ठीक है, लोग और शासन। अतः लोकतंत्र को जनतंत्र का आशय लोगों के शासन से होता है, ठीक है। और लोकतंत्र की आधुनिक परिभाषा जो है भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो है अब्राहम लिंकन से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जनतंत्र से 2-3 पॉइंट थे यहाँ पे, ये डेमोस और क्रेसिया दोनों पूछा गया है। तो डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, यानी लोगों का शासन वही क्या कहलाता है, जनतंत्र या लोकतंत्र या प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद निम्न रूप में भी जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है, तो ये मार्क्सवाद के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में जो है मार्क्सवाद या कार्ल मार्क्स से सिद्धांत इसको भी कहते हैं। मार्क्सवाद को कार्ल मार्क्स का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और इसे वैज्ञानिक कहने का तात्पर्य यह था कि यह इतिहास के अध्ययन पर आधारित है और ऐतिहासिक विकास की दृष्टि है, और यह जो है पूंजीवाद के कुपरिणामों पर नहीं वरन जो है पूंजीवादी प्रणाली पर ही आक्रमण करता है। मार्क्सवाद जो है वर्ग विहीन समाज की स्थापना की कल्पना करता है, अतः यह सिद्धांत जो है पूंजीवाद का विरोध करता है, ठीक है। तो इसको जो है वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में भी जाना जाता है मार्क्सवाद को। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, नागरिकता की अवधारणा किसने गुलामों को बाहर रखा? तो ये अरस्तु ने गुलामों को बाहर रखा था इसमें, ठीक है। अरस्तु जो है यूनान का प्रथम प्रमुख जो है दार्शनिक माना जाता है, और नागरिकता की अवधारणा में अरस्तु ने गुलामों को जो है बाहर रखा था। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। अरस्तु की नागरिकता की मान्यता का आधार जो है नैतिकता का विकास था। तो ये 2-3 पॉइंट थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? तो ये सर्वोदय, ठीक है। गांधी जी का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष सर्वोदय को माना जाता है। अर्थात देखा जाए तो सबका उदय गांधीवाद का एक आदर्शवादी विचारधारा है। गांधी जी के विचारों का केंद्र बिंदु जो है सत्य एवं अहिंसा है, और गांधी जी का आदर्श समाज सर्वोदयी समाज था, जिसे उन्होंने सामुद्रिक वृत्ति की जो है संज्ञा दी थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता किसको माना जाता है? तो संघ राज्य के बीच शक्ति का विभाजन है, ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, ठीक है। संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता में ये आ जाता है संघ राज्य शक्ति के बीच विभाजन। इसका संबंध संघवाद से माना जाता है। भारतीय संविधान में जो है राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। 3 प्रकार की शक्तियाँ हैं, संघ सूची और केंद्र सूची और राज्य सूची, ठीक है। राज्य सरकार अवशिष्ट शक्तियां केंद्र एवं राज्य दोनों, लेकिन केंद्र सरकार को वरीयता दी जाती है किसमें? राज्य सूची में, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आपका हो जाएगा संघ राज्य के बीच शक्ति विभाजन। अगला क्वेश्चन है, लैटिन शब्द मैडेमस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं परमादेश, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। लैटिन शब्द मैडेमस परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। परमादेश का लेख जो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उस समय जारी करता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञापत्र के आधार पर जो है पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद में जो है ये अनुच्छेद 32 में जो है इसकी व्याख्या की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप लोग जानते होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 वर्ष, ठीक है। लोकसभा संसद का निम्न सदन कहा जाता है, ये भी आप लोग जानते होंगे, जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है, स्पीकर भी होता है। लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है, ठीक है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है, ठीक है। 2026 तक इसमें किसी भी तरह का बदलाव करने नहीं किया जाएगा, ठीक है। 2026 तक लोकसभा की सीटों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। 2026 के बाद जब भी कोई सहमति बनती है तो उसको घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत कौन सी है? तो आप लोग जानते होंगे उच्चतम न्यायालय, HC, जिसको हाई कोर्ट कहते हैं, ठीक है। भारत में सबसे उच्च एवं अंतिम न्यायिक अदालत उच्चतम न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के उच्चतम न्यायालय का वर्णन किया गया है, और वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है कितनी हो सकती है? 34 है, ठीक है। जिसमें जो है 33 न्यायाधीश एवं एक जो है मुख्य न्यायाधीश होता है, एक मुख्य न्यायाधीश होता है, और 33 जो है न्यायाधीश होते हैं। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। तो सभी पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय का व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो 124 में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, पूछा है। ऑस्ट्रेलिया में कैसी सरकार है? संघीय सरकार है, तो बिल्कुल सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सुमेलित नहीं है, पूछा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में वहाँ भी संघीय सरकार है, सही है। फ्रांस में एकात्मक सरकार है, ये भी सही है। कनाडा में एकात्मक सरकार, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है।
कनाडा में एकात्मक सरकार का गठन नहीं होता है, कनाडा में भी जो है आपका संघीय सरकार है, ठीक है, संघीय सरकार है। केंद्र सरकार को ज़्यादा मजबूत बनाया गया है, ठीक है, बल्कि संघीय सरकार का गठन होता है। जबकि ऑस्ट्रेलिया में संघीय सरकार का गठन होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार का गठन होता है, फ्रांस में जो है एकात्मक सरकार का गठन होता है, और बाकी जो है सभी जगह संघीय सरकार का है गठन किया गया है। कनाडा में भी संघीय सरकार का गठन है, इसलिए यहाँ पे ये सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न में सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे आम जनता द्वारा नहीं बल्कि निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, ठीक है, आम जनता द्वारा सीधे नहीं बल्कि ये निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। अमेरिका जो वाशिंगटन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है? तो वो है अनुच्छेद 3, ठीक है। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 3 जो है संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है। अमेरिका में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति आजीवन होती है, लेकिन उनकी योग्यता का वर्णन जो है संविधान में कहीं नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये अदालतों के बारे में जितनी भी जानकारियाँ हैं वहाँ पे तो अनुच्छेद 3 में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, अमेरिका के संविधान में। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारत में केंद्र राज्य संबंधों का गठन किया, अध्ययन किया है? तो आप लोग जानते होंगे सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए जो है सर्वप्रथम 1983 में आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया और इस समिति ने जो है 1987 में अपनी रिपोर्ट जो है भारत सरकार को सौंप दी और इस आयोग की रिपोर्ट से जो है भारत में संघवाद की स्थिति का जो है पता चलता है, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में संघवाद की स्थिति का पता किस आयोग के द्वारा चलता है? तो वो सरकारिया आयोग की स्थिति के सरकारिया आयोग की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार जो है इसकी पता चलता है संघवाद का, भारत में संघवाद है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा भी लग रहा हो तो लाइक भी कर सकते हैं आप लोग, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल जो अब विघटित हो गया है वो कौन सा दल है? तो वो दल है रेडिकल पार्टी, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल जो अब विघटित हो गया है उसका नाम जो है रेडिकल पार्टी था और फ्रांस में जो है बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है, फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था है, यहाँ राष्ट्रपति ही देश का जो है प्रधान होता है फ्रांस में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।